तो दोस्तों, विंध्यावासिनी मंदिर के बाद अब हम ये जो सस्पेंशन ब्रिज है इसको एक्सप्लोर करने के लिए आ गए हैं। रास्ता आसानी से मिलता नहीं है क्योंकि ये मेन रोड से एकदम अलग है और एकदम सकरी जो गली है वो गई हुई है। आप पीछे देख सकते हैं, ये गली गई हुई है और इस सस्पेंशन ब्रिज के नीचे से शायद कोई नदी बहती है। चल के देखते हैं अंदर। और ब्रिज जो है काफ़ी सकरा है भाई, वाकई में यार ये बड़ी ही शानदार जगह है। इसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर। देखिए कितनी ज़्यादा हरियाली है, नीचे पानी बह रहा है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है यार ये। मतलब आप देखिए ऊंचाई पर बना हुआ है, हिल रहा है थोड़ा सा। इसको देखिए, अगर आप इसके ऊपर चलेंगे उछल कर तो ये हिलता है। तो वाकई में बड़ा ही शानदार ब्रिज बना हुआ है इसके ऊपर। और इधर देखिए, इधर के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा नीचे है, ये देखिए। नीचे जो है नदी है, लोग नहा भी रहे हैं, नीचे भी जा सकते हैं। नीचे जाने का जो रास्ता है वो भी बना हुआ है। अगर टाइम रहा तो वहाँ भी जाएंगे क्योंकि बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर भी करना है। आज हमको सारंगकोट भी जाना है, वो भी एक मस्ट विजिटिंग प्लेस है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इस जगह पर भी आइए। नीचे देखिए जो पानी है वो बह रहा है। तो नीचे जो है वो नदी है छोटी सी। फ़िलहाल इतना ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन बारिश में जो है पानी ज़रूर रहता होगा यहाँ पर। सिर्फ 2 लोगों के वज़न में हिल रहा है। अगर मान लो यहाँ 8-10 लोग आ जाएंगे तो वाकई में यहाँ तो चलने में ही मज़ा आ जाएगा। मतलब डर तो लगेगा थोड़ा सा अगर सस्पेंशन ब्रिज अगर हिलता है बार बार। और कुछ कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर चल सकते हैं। कैपेसिटी जो इस ब्रिज की है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इधर जो है सनसेट होने वाला है, थोड़ा सा टाइम है, अभी तेज़ है धूप, लेकिन लगता है कि आधे घंटे में जो सनसेट है हो जाएगा। आज हमको सारंगकोट भी जाना है, तो स्कूटी आज ली है तो उसका ये फ़ायदा हुआ है कि हमने बहुत सारे प्लेसेस को विज़िट कर लिया है, एक्सप्लोर कर लिया है, अच्छे से देख भी लिया है। क्योंकि स्कूटी से बहुत ज़्यादा हमारा जो टाइम है ना वो बच गया है। तो अगर आप भी 2 लोग रहते हैं, देखिए कितना ज़्यादा हिल रहा है अब ये ब्रिज। और कैमरा जो है वो भी पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आगे चलते हैं। नीचे तो अब मुझे नहीं लगता कि जा पाऊँगा मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे है। देखिए वो जो सीढ़ियाँ हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से उतर के आप अगर नीचे जाना चाहें तो नीचे भी जा सकते हैं। तो भाई साहब जो ब्रिज है ना काफ़ी शानदार है। और अगर आप विंध्यावासिनी मंदिर आते हैं यहाँ ज़रूर आइए, आपको मज़ा आएगा। घूमने में तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ब्रिज जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, बस यहाँ से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है और इस तरफ मेरे पीछे जो है ख़त्म हो जाता है। तो बस थोड़ी सी वॉक करिए आप, और अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे भी जाइए। मेरे हिसाब से नीचे जाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा अगर हम नीचे जा पाए तो। देखते हैं इधर जो हैं बहुत सारे जो लोग हैं, आप देखिए नीचे एंजॉय कर रहे हैं। पानी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। मनाली की याद आ जाएगी, क्योंकि मनाली में इतना ज़्यादा पानी ठंडा था। जब मैं जोगिनी वाटरफॉल देखने गया था तो वहाँ पर ऐसे ही एक रिवर को क्रॉस करना पड़ा था और बहुत ज़्यादा सकरी रिवर थी, लेकिन पानी के अंदर उतरते ही पूरे पैर जो है मेरे सुन्न हो गए थे। एकदम ग्लेशियर से जो पानी जो पिघल कर आता है वो नदियों के अंदर बहता है, लेकिन ये जो पानी है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा कि मेरे जो पैर है वही सुन्न हो जाए। तो भाई ये जगह तो काफ़ी हैपनिंग है, और अगर इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए नीचे जाके तो मुझे लगता है कि हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। नीचे देखिए पानी बह रहा है, और अगर आप नीचे जाएंगे तो ज़रूर घूमेंगे तो सही। ऐसा तो है नहीं कि बस नीचे जाकर आ जाएंगे। तो ज़रूर आप आइए इस ब्रिज के ऊपर तो चलिए ही, साथ में इसके आसपास की जो जगह है नीचे की तरफ जो पानी बह रहा है वहाँ भी जाइए। वहाँ पर भी जो है आप बैठ सकते हैं, थोड़ी देर अच्छी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, क्योंकि हरियाली काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए अगर आप ग्रुप में आते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, पानी तो है ही नहीं। मतलब अगर आप नहाना चाहें तो एक डब्बा लेके आना पड़ेगा आपको, और फिर वो पानी आप सिर पे डालेंगे और तभी जो है वो नहा पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्रिज के ऊपर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, शांति काफ़ी ज़्यादा है। नीचे अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। देखिए फ़िलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं बचा हुआ है। सनसेट होने वाला है और सारंगकोट जो है वहाँ पर भी हमको जाना है। तो ठीक है, सारंगकोट चलते हैं अब यहाँ से। तो सारंगकोट जा रहे हैं और रास्ते बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं। देखिए कभी आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है और
अच्छे से ही स्कूटी चलाइए। यहाँ पे पूरा ध्यान स्कूटी पे रखिए। सनसेट होने वाला है, बहुत सही टाइम है और बहुत सही टाइम पे हम यहाँ पर आए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़कर आए हैं हम और ऊंचाई पर है ये काफ़ी ज़्यादा। ऊपर ठंड भी लगने लगी है अभी। वैसे भी यहाँ का जो मौसम है मैंने देखा है कि थोड़ी सी भी अगर गर्मी पड़ती है तो उसके बाद जो है बारिश होने लग जाती है। कल रात को भी मैं बाहर निकला था लगभग 10-11 बजे के करीब और ऐसे ही घूमने के हिसाब से और रास्ते में जो है बारिश होने लग गई और आधा घंटा बारिश हुई। इसके बाद फिर मुझे वापस अपने जो हॉस्टल है वो जाना पड़ा। तो देखिए यहाँ के जो नज़ारे हैं काफ़ी शानदार हैं। पहाड़ों में मैं काफ़ी समय से घूम रहा हूँ, लगभग 20-25 दिन से। मैं पहले मनाली गया था, पहले मैं शिमला गया, फिर मनाली गया और उसके बाद अभी यहाँ पर आया हूँ नेपाल। और अभी भी पहाड़ों में जाने का प्लान है क्योंकि नागालैंड और सिक्किम, मिजोरम हो सकता है मैं जाऊँ या शिलोंग जाऊँ। तो नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं जाने का प्लान है। तो पहाड़ों से ही जो नाता है लग रहा है ऐसा जुड़ गया है मेरा। तो भाई बहुत ही ज़्यादा ऊपर है यार ये सारंगकोट। मैंने सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं होगा, लेकिन देखिए आप इधर जो नज़ारे हैं वो देखिए कितनी ज़्यादा ऊँचाई पर जो है हम आ गए हैं और अभी भी पता नहीं कितनी ऊपर जाना है। तो बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस होगा। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह क्या होगी मुझे लगता है यहाँ पर पोखरा में। अगर आपको नेचर पसंद है, नेचर लवर हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए। सारंगकोट में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो व्यूज़ पॉइंट है। यहाँ पर देखिए कितना जो कोहरा है और फीवा लेक जो नेपाल की जो दूसरी सबसे बड़ी लेक है वो भी यहाँ से नज़र आ रही है। और कितनी छोटी, पूरा आकार आप देख सकते हैं फीवा लेक का, कितना विशाल का साइज़ है उसका 5 किलोमीटर का। तो आप सोचिए कि इतनी ऊपर अब आ गए हैं। यहाँ पर देखिए बादल बादल जैसा दिख रहा है, कोहरा जैसा जो है पूरा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कोहरा जो है पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ऊपर मुझे लगता है कि बस आप पहुँचने वाले हैं, वही हो सकता है कि ऊपर जाना हो हमको। वो जो दिख रहा है ना आपको ऊपर की तरफ। तो सारंगकोट यहाँ से अभी भी 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। तो ऊपर चढ़ के अभी जाना है। पीछे के जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं कि पीछे जो वो लेक आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं यहाँ से चढ़ के दिखा पाया आपको तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और कल शाम को हम वहीं पर जो फीवा लेक है वहाँ पर मैं घूम रहा था। तो कल शाम को हम वहीं घूम रहे थे फीवा लेक के आसपास। तो वो लेक जो है ना लगभग 5 किलोमीटर का एरिया है, 5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। लेकिन यहाँ से आपको ये जो पूरी लेक है वो नज़र आती है, यानी कि इसकी सराउंडिंग में अगर आप वॉक करेंगे तो लगभग ये 5 किलोमीटर की है। और नेपाल की दूसरी स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी लेक है। तो आज प्लान था हमारा कि अगर टाइम रहा तो शाम में यहाँ फीवा लेक जाते, बोटिंग करते। लेकिन आज सारंगकोट में ही लगता है कि टाइम हो जाएगा क्योंकि 6 तो यहीं बज गए हैं, सनसेट होने वाला है। और फिर यहाँ से हम जाएंगे, स्कूटी को रिटर्न करेंगे। आज थके नहीं हैं, उसका कारण है ये मैडम, क्योंकि इनको हमने ले लिया था तो ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा। और आप भी अगर कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं किसी जगह को तो स्कूटी रेंट कर लीजिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आप देखिए ना कैसे आएंगे। आप खुद सोचिए कि हम कहाँ हैं अभी इस जगह पर, और यहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल है वही आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ार करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो समय है वो लगा देंगे आपको यहाँ तक पहुँचाने में। उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा 1 दिन जो है वो लगाना पड़ेगा। जहाँ आप इस जगह को सिर्फ 1-2 घंटे में एक्सप्लोर कर सकते थे, उसके लिए 3-4 घंटे या 5-6 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। और इधर इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बने हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है कि बियर तो ऐसे ही मिल जाती है, चाहे वो कोई सी भी दुकान हो, किराना दुकान हो, कोई रेस्टोरेंट हो, बियर जो है वो हर दुकान पे आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर मतलब ऐसा ही माहौल है, जो लोग हैं वो ये सारी चीज़ें रखते इसीलिए क्योंकि ज़्यादा सेल होती है और ज़्यादा जो डिमांड है इन सब चीज़ों की यहाँ पर है। इसी तरह की जो पार्टीज़ करने के लिए जो लोग हैं यहाँ आते हैं। तो भाई पीछे जो अंकल है ना वो बियर पी रहे हैं, मुझे बुला रहे कि आ जाओ ऊपर साथ में बैठते हैं। और यहाँ से व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, चाहो तो यहाँ से और जो फ़ोटोग्राफ्स है वो कैप्चर कर सकते हो या वीडियो जो है वो कैप्चर कर सकते हो। तो अंकल तो फुल मस्ती में है,
लेकिन मुझे तो ऊपर जाना है अभी, और सनसेट बहुत जल्दी हो जाएगा, लगता है जल्दी से जाना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा और अच्छे शॉट्स जो है नहीं आ पाएंगे। आप देख सकते हैं पीछे के जो नज़ारे हैं वो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। बस अभी चलते हैं हम और एक्सप्लोर करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा अब, मुश्किल से 1 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है वो 1.4 किलोमीटर का है, तो 500 मीटर के समथिंग हम आ ही गए हैं। और उधर जो है एकदम जो उतार है बहुत ज़्यादा है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अंधेरा ना हो, उससे पहले हम निकल जाएँ। रास्ते थोड़े सकरे हैं, गाड़ियाँ आती रहती हैं, अंधेरा होने से पहले अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जंगल जैसा एरिया है, और जितनी जल्दी आप नीचे उतर जाएं, शहर में पहुँच जाएं, उतना अच्छा होता है। तो दोस्तों आखिरकार ऊपर पहुँच ही गए हैं हम, और पीछे आपको नज़र आ रहा है एक पैगोडा स्टाइल में जो मंदिर बना हुआ है, ये शिव भगवान का मंदिर है। तो सारंगपुर में जो सबसे ऊंचाई पर जब हम आए तो हमें यहाँ पर एक मंदिर मिला है जो कि शंकर भगवान का मंदिर है। अभी अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे थोड़ी देर बाद। और ऐसा लगता है कि अभी अभी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो हुआ है, पहले शायद ये सब चीज़ें नहीं होगी, लेकिन व्यूज़ पॉइंट जो है बहुत ही शानदार बने हुए हैं। उधर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। हम भी चलते हैं वहाँ पर। तो अभी इधर के जो नज़ारे हैं वो आप देख सकते हैं। सारंगकोट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको इस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के भरोसे मत रहिए। यहाँ पर आने में आपका एक दिन जो है वो ख़त्म हो सकता है, इसीलिए जो प्राइवेट व्हीकल है अगर आप उससे आएंगे तो आसानी से इस जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और आज पोखरा के अंदर हमने 4 से 5 ऐसी जगहों को एक्सप्लोर किया जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से अगर हम करते तो हो सकता था कि शायद हमें 2 से 3 दिन उसके लिए यहाँ पर रुकना पड़ता, लेकिन स्कूटी के कारण इतना टाइम जो है हमने बचाया है। और उसका जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं आपको होगा। स्कूटी कभी भी आपको महंगी नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको जो प्राइवेट व्हीकल है जिसको आप रेंट पर ले रहे हैं वो आपको कभी भी महंगा नहीं पड़ेगा। उसका जो कारण है वो ये है कि वो आपका समय जो है वो बचा देगा, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पाते हैं जगहों को तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ रह जाती है कि आप उस जगह पर नहीं जा पाएँ। तो इसीलिए अपनी जो रिसर्च है उसको पक्की रखें, और मैं भी इतनी ज़्यादा रिसर्च करता नहीं हूँ, तुक्के से जो है वो सारी चीज़ें अच्छी हो गई। आज पता नहीं शायद आज का दिन अच्छा था, और इसी कारण से जो सारी चीज़ें हैं वो मैं देख पाया हूँ। लगभग 7-8 प्लेसेस को आज मैंने एक्सप्लोर करने की जो लिस्ट है वो बनी थी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि उसमें से जो 6 चीज़ें हैं वो हम देख पाए हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन हर बार ऐसा ही हो जाता है कि कई चीज़ें मेरे से छूट जाती है, लेकिन आज का शायद जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मोस्ट ऑफ द थिंग हम जो है कवर कर चुके हैं, और पोखरा के अंदर कल हमारा आखिरी दिन है। तो मुझे आपको याद होगा कि कल मैंने बताया था कि एक इस्कॉन टेम्पल से एक जो आप ये कह सकते हैं कि एक सज्जन मिले थे मुझे, और उन्होंने मुझे इस्कॉन टेम्पल में आने का जो निमंत्रण है वो दिया था। तो कोशिश करेंगे कि कल अगर समय रहता है तो वहाँ पर हम एक्सप्लोर करें, उस जगह पर जाएं, और इस्कॉन मंदिर जो कि पोखरा में बना हुआ है उसमें भी जो है दर्शन करके हम आएंगे। तो 2-3 जगह पर इनविटेशन है, यहाँ पर 2-3 योगा सेंटर भी है, और पोखरा के अंदर ना एक ग्रुप बना हुआ था। तो उस ग्रुप के अंदर मैंने जो है अपना एडवर्टाइजमेंट डाल दिया कि मैं यहाँ योगा टीचर हूँ और यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए ठहरा हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो वो योगा सीख सकते हैं मुझसे। तो बहुत सारी जो इंक्वायरीज़ हैं वो आई हैं। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा दूर हैं मुझसे, तो वहाँ जा पाना मुश्किल है मेरे लिए भी, और वो भी टूरिस्ट है तो उनके लिए भी यहाँ तक आ पाना जहाँ मैं रह रहा हूँ थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 1-2 योगा सेंटर हैं जो योगा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो करवाते हैं, जैसे मेडिटेशन है, रेकी है, और इस तरह की चीज़ें जो है वो करवाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप आइए, आपका बिल्कुल एकदम मोस्ट वेलकम है। तो जब भी कल टाइम रहेगा हमारे पास तो उन जगहों को जो बची हुई हैं वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, क्योंकि जब हम नए-नए लोगों से मिलते हैं तो नए-नए थॉट्स जो है और जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज होते हैं। कल देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं जो ऑलरेडी योगा सेंटर चला रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से जो योगा सेंटर है वो चलता है, योगा को किस तरह से समझा जाता है, किस तरह से ये योग को एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं फॉरेनर्स वो क्या सोचते हैं कि नेपाल ज़्यादा अच्छा है योगा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ योगा सेंटर हैं और उसमें जो
नेपाली लोग हैं वो इंडियन लोगों को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जब भी फॉरेनर्स आते हैं तो वो इंडियन टीचर की जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा करते हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो या फिर साउथ ईस्ट एशिया हो। इंडियन योगा टीचर जो हैं उनकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या सीन है यही देखना है, चल के कल देखेंगे। और दोस्तों आज क्या ये जो लिस्ट है वो मैंने बनाया था कि मैं इतनी जगहों को एक्सप्लोर करूँगा, लगभग 8 प्लेसेस की जो लिस्ट है वो बनाई थी, लेकिन उसमें से 2 ड्रॉप कर दिए थे, तो फिर लास्ट में 6 ही थे। तो क्योंकि 11:30 बजे का जो समय हो गया था वो उस समय हमने स्कूटी ली थी और 11:30 बजे से जो है हमने घूमना शुरू किया था। तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर जो है हमने स्कूटी चलाई है और लगभग 6 प्लेस को हमने कवर किया है यहाँ पर। लेकिन हमने सारी जगहों को घूम लिया है, तो कल का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि योगा से रिलेटेड भी बहुत सारे चीज़ जो है मुझे करना है। मैं कहीं पे घूमता हूँ तो वहाँ पर योग से रिलेटेड कुछ काम करने की मैं कोशिश करता हूँ, लोगों से पहचान बनाने की कोशिश करता हूँ, योगा सेंटर में जाता हूँ, मिलता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे करना होती है और उसके लिए मुझे अलग से जो टाइम है वो निकालना पड़ता है। तो कल काफ़ी ज़्यादा समय रहेगा। 1-2 योगा सेंटर जिन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया है वहाँ पर जाकर हम योगा सिखाएंगे, और अगर स्कूल हुई तो फ्री में योगा सिखाएंगे। देखते हैं कल क्या होता है। तो दोस्तों आज के दिन हमने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। आज का दिन बड़ा ही शानदार रहा, बहुत ही मस्त रहा। और ऐसा होता है जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो कई सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो आपको होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं काठमांडू में था तो मैंने बताया कि म्यूज़ियम के कारण जो है मेरे 2 दिन ख़राब हो गए। उन्होंने मुझे जो म्यूज़ियम बंद हो चुका था उसका टिकट सेल किया, फिर दोबारा मैं उस म्यूज़ियम को देखने गया इस उम्मीद में कि वो म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा होगा, और जब मैं गया तो अंदर कुछ भी नहीं था। तो ऐसा होता है, आपको अलग-अलग एक्सपीरियंस जो हैं वो मिलते रहते हैं। एज़ ए टूरिस्ट आपको अच्छे बुरे एक्सपीरियंस दोनों मिलते रहेंगे, दोनों को ऐड ऑन करते जाइए और अपनी जर्नी को करते रहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं आपको कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और टूरिस्ट एज़ ए ट्रैवलर जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो आता है आपको, आप यहाँ पर आए हैं उसमें आपको मज़ा तो आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ होती है वो ये होती है कि जब भी आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपको संघर्ष करना पड़ता है, बस पकड़ना पड़ती है, ट्रेन पकड़ना पड़ती है, फ्लाइट जो भी आप लेते हैं, उसके बाद जब आप उस जगह पर पहुँचते हैं फिर आपको होटल में जाना पड़ता है। कई बार होटल में चेक इन नहीं देते हैं, आप 6 बजे पहुँच जाते हैं सुबह और चेक इन आपको जो होटल वाले हैं वो 12 बजे तक देते हैं, 11 बजे तक देते हैं, तो बाहर ही बैठना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ तो मुझे जो है क्लासेस भी लेना पड़ता है। कहीं पर भी अगर मुझे छोटा-सा स्पेस मिल जाता है तो मैं जो अपनी क्लासेस हैं वो ले लेता हूँ। तो एक लॉन्ग जर्नी के बाद जब मैं सुबह पहुँचता हूँ कहीं पे भी तो सबसे पहले सोता नहीं हूँ, योगा क्लास जो है वो मुझे स्टार्ट करना पड़ती है और उसके बाद 12 बजे के बाद मेरी क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद मैं सोता हूँ, रेस्ट करता हूँ। तो वो वाला दिन तो वैसे भी ख़त्म हो जाता है, जैसे कि कल हुआ था। तो कल जब मैं 3, 4, 5 बजे तक जब मैं उठा, जब मैं सो गया था, तो फिर शाम का जो समय था उसमें हमने फीवा लेक को एक्सप्लोर किया और आज हमने 6 से 7 जगहों को एक्सप्लोर किया। तो आज का दिन बड़ा ही शानदार रहा। बस यही कहना चाहता हूँ शॉर्ट में, बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूमने में, एक अच्छा एक्सपीरियंस हम यहाँ से लेकर जाएँगे पोखरा में। तो भाई व्लॉगिंग के चक्कर में ये मंदिर जो है ना ये बंद हो गया था और ये पंडित जी मिले मुझे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इनसे कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे दर्शन करना है, तो मुझे दर्शन करा दीजिए। तो इन्होंने जो मंदिर है उसके गेट खोल दिए और बोले कि ठीक है आप दर्शन कर लीजिए, मंदिर जो है वो जल्दी बंद हो जाता है। पंडित जी जो है वो जा रहे हैं अपने घर और क्योंकि उनको भी काम होगा, शाम को जो 6 बजे है वो मंदिर बंद हो जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत जो मंदिर है वो बनाया है। और देखिए ऐसा हो जाता है क्योंकि ब्लॉगिंग करते हैं हम और दर्शन करना प्रायोरिटी रहती है। दर्शन हर कोई करना चाहता है, अगर नहीं होती तो मैं इनको बोलता भी नहीं कि आप गेट खोलिए, ये सोच लेता कि कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अंदर से फ़ील होता है जब मैं कहीं पे जाता हूँ और दर्शन नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं दर्शन नहीं हो पाए, थोड़ा सा लगता है, दर्द लगता है अंदर से या दुख होता है कि यार दर्शन कर लेते पहले। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ अभी और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि पंडित जी आपने गेट लगाए हैं तो मुझे दर्शन करा दीजिए, बड़ी दूर से आया हूँ मैं। तो क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी करके किसी प्लेस पर पहुँचते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ सारंगकोट में, ताकि अच्छे शॉट्स आ सके, अच्छे विजुअल्स आ सके, क्योंकि हम इसीलिए तो कर रहे हैं, वीडियो अच्छी बनाना है, यही जो है दिमाग में रहता है। और जब मैं यहाँ पर आया तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे थे उस वक्त, तो मुझे लगा कि ठीक है ये थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद जो है दर्शन कर लेंगे। लेकिन वैसा हो नहीं पाया और मंदिर जो है बंद हो गया। तो ऐसा होता है,
और जल्दी हम इसलिए करते हैं ताकि जल्दी से हम वहाँ इसलिए पहुँचना चाहते हैं, खासकर तब जब सनसेट होने वाला होता है, क्योंकि फिर अंधेरा होने के बाद उतने अच्छे वीडियोस नहीं बन पाते हैं या उतने अच्छे विजुअल्स नहीं आ पाते हैं। तो हम यहाँ पर आए तब भी जो सनसेट है वो होने ही वाला था। अभी देखिए पूरी तरह से जो सनसेट है वो हो गया है। तो इसके बाद जब आप वीडियो बनाते हैं तो जो वीडियो है वो अच्छी नहीं बनती है। तो मन में यही होता है कि जल्दी से हम पहुँचें और जल्दी से जो वीडियो है वो स्टार्ट करें, सनसेट जब होता है खासकर तब। और ऐसा ही पशुपतिनाथ में भी मेरे साथ हुआ। मुझे काफ़ी दुख हुआ उस चीज़ का भी कि पशुपतिनाथ में मंदिर तो मैं पहुंच गया। पहले तो किसी ने मुझे मंदिर के अंदर ही कहीं और भेज दिया कि उस तरफ है मंदिर, तो मैं उस तरफ गया लेकिन मंदिर नहीं था वहाँ पर। फिर वहाँ से मैं वॉक करते हुए वापस मंदिर की तरफ आया। उस समय भी मैं थोड़ा बहुत शूट करते करते आ रहा था, क्योंकि शूट भी करना था। अब उस समय 12 या 1 बज रही थी, तो ऐसा लगा नहीं कि मंदिर बंद हो जाएगा। हम तो ऐसा ही सोचते हैं जनरली कि मंदिर अभी तो 12 बज रही या 1 बज रही तो खुला ही होगा। और ऐसे करते करते जब मैं अंदर गया तो थोड़ा सा टाइम हो गया, 2 बज गए लगभग। और बस मेरा नंबर आया ही, मतलब मैंने क्या होता है ना, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जो भगवान के 4 रूप हैं, मतलब 4 तरफ से उनके जो दर्शन हैं वो किए जाते हैं। तो फर्स्ट फेस जो है वो मैंने देख लिया था। सेकंड फेस की तरफ मैं जा रहा था और बस 3 लोग आगे थे या 2 लोग आगे थे, और अचानक से जो पट हैं, जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए वहाँ पर। तो फिर मैं वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाया। हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से दर्शन नहीं हो पाए, एक तरफ का हिस्सा मैं देख पाया था। तो दर्शन नहीं हो पाए उस वक्त भी मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, दर्द हुआ कि मैं इतनी दूर आया और पशुपतिनाथ मंदिर में जो मेरे दर्शन हैं वो नहीं हो पाए। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि रिसर्च में कमी हो जाती है। ये सब चीज़ें रिसर्च नहीं की जाती कि मंदिर कब खुलेगा या कब बंद हो जाएगा, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मंदिर जो है वो मंदिर है और खुला ही रहता है, क्योंकि हम महाकाल जाते हैं तो वो हमेशा ही दर्शन जो है वो हमारे हो जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था कि दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दर्शन बिल्कुल नहीं हुए, एक साइड के जो दर्शन है वो हो गए। तो यहाँ पर जो पशुपतिनाथ मंदिर बना हुआ है उसमें 4 तरफ से जो है दर्शन होते हैं। उसमें 4 रूप जो है भगवान के हैं, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पर एक तरफ के से मैंने जो दर्शन है वो तो कर लिए थे, लेकिन जब दूसरी तरफ जाने लगा तो वहाँ के जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए और उन्होंने कहा कि आप जाइए, शाम को 5 बजे आना। और उस समय 2 बज रहे थे और कहीं और भी जाना था मुझे। तो ठीक है, मंदिर तक हम पहुँचे और वहाँ पे अंदर हम गए, प्रार्थना की, इतना भी कर लिया तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और ठीक है, दुख होता है लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी हमारी किस्मत में था उतना हमें मिल गया और हम जो दर्शन है वो करके वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे। अब इंडिया जाने का समय है। पोखरा में कल मेरा आखिरी दिन होगा। नेपाल की ये जो ट्रिप थी बड़ी ही शानदार थी। पहली इंटरनेशनल ट्रिप आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि इंटरनेशनल ट्रिप है। यहाँ पे आके इंडिया जैसे ही लगता है कि किसी और स्टेट में आप जा रहे हैं, बस वैसी ही जो फीलिंग है आपको आती है। सारे लोग जो है हिंदी जानते हैं, खाना भी सेम ही है लगभग। और ठीक है, अच्छा है नेपाल, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। आप भी आते हैं तो इसको अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।